शुरुआत हमेशा की तरह जोरदार तालियों से करें। आज इस सदन में हम सब एक नया संकल्प लेंगे और वह नया संकल्प यह है कि भारत को पूरे विश्व में वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। हमारा सदन का क्या संकल्प है कि हम भारत को आने वाले समय में ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना है। यह हम लोग का सदन का संकल्प है, क्योंकि यह नई शिक्षा नीति 2020 का भी संकल्प है। तो वह नीति निर्धारक जिनका यह लक्ष्य है उनके लक्ष्यों को साकार करेंगे। तो आइए आज के इस गणितीय सदन में हम सब मिलकर जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह क्या है? दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस। दशमलव भिन्न क्या है, कैसे भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में प्रकट करते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इन पर किस तरह के गणितीय संक्रियाएं करते हैं, इत्यादि इत्यादि बातों को जानने के पहले हम दशमलव भिन्न को जाने कि भिन्न के किस स्वरूप को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। हम सीधा इन बातों पर सीधा हम डिफिनेशन से या किसी डायरेक्ट आपको लिख करके नहीं बताएंगे कि यह दशमलव भिन्न है। आपका अंतर्ज्ञान को मैं उस ओर ले चलूंगा जिस ओर दशमलव भिन्न की बातों को बड़े आराम से सीख जाएंगे। मैं आपको पहले बताया है भिन्न को दो तरह से आप समझे हैं। फिजिकली भौतिक रूप से जिसको आप होल कहते हैं, उसके किसी टुकड़ा को आप भिन्न कहते हैं। तो होल को क्वांटिटी बताने के लिए जो नंबर है वो होल नंबर है। होल के पार्ट के क्वांटिटी बताने के लिए, अमाउंट बताने के लिए जो नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर ना कह करके हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमें समझना कि फ्रैक्शन के मतलब कि जो कटे छठे भाग हैं संपूर्ण का, उसके संगत व्यक्त होने वाला संख्या को हम फ्रैक्शनल नंबर बोल रहे हैं या केवल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो दो चीज बताया। दूसरा मैं यह बताया बीज गणितीय दृष्टि से देखें, गणितीय दृष्टि से देखें, संक्रियाओं की दृष्टि से देखें, तो वह संख्या जो किसी पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में प्राप्त होने वाली संख्या को हम लोगों ने भिन्न संख्या कहा। समझे? जैसे 8 में 4 से भाग करने के बाद 2 प्राप्त होता है, इस कारण 2 को हमने क्या कहा? भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या तो वही है, क्योंकि 2 8 में होल नंबर में नॉन जीरो होल नंबर से भाग करने के बाद भागफल के रूप में 2 प्राप्त होता है, इस कारण 2 क्या है? भिन्न संख्या। राइट? आप कह सकते हैं 3 में 4 से भाग करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? 3 बटा। तो आप कह सकते हैं कि 3 बटा 4 किसी होल नंबर में नॉन जीरो होल नंबर से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ। इस कारण यह सभी संख्या 2, 3 बटा 4, 6, 6 बटा 9, इन सबको क्या कहते हो? भिन्न संख्या। और क्यों कहते हो कि यह सभी संख्याएं 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया करने पर भागफल के रूप में प्राप्त होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं 5 बटा 6 भिन्न संख्या क्यों है? यह भिन्न संख्या क्यों, 5 बटा 6 को भिन्न संख्या क्यों कह रहे हैं? कोई आंसर बतावे इसका। जस्ट मैं अभी बोला क्यों है भिन्न संख्या?
चूंकि 5 वस्तु को 6 बराबर बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में आपको कितना मिलता है? तो हम कह सकते हैं कि 5 में 6 से भाग करने के बाद यह संख्या प्राप्त हुआ है, इस कारण यह क्या है? भिन्न संख्या। अब तो आंसर आप दे सकते हैं 7/9 यह भिन्न संख्या क्यों है? 7 में 9 से भाग करने पर 7/9 प्राप्त होता है। वेरी फाइन। और दोनों क्या है? होल नंबर है, राइट है ना? तो देखिए 8/4 क्या यह भिन्न संख्या है? 8 में 4 से भाग करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? 7 में 9 से भाग करने के बाद क्या प्राप्त होगा? हाँ, अलग बात है कि 8/4 बराबर 2 हो जाता है, तो ये होल यहाँ मिल जाता है ना। तो आप मुझे बताएं फिर से कि 5/8, 5, 8, 8/9 ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? क्यों भिन्न संख्याएं हैं? प्रश्न वही है, क्यों का भिन्न संख्याएं हैं? संक्रिया के आधार पर इसे परिभाषित करना है। गणित में जो 4 संक्रिया है उसके आधार पर हम भिन्न संख्या को डिफाइन कर रहे हैं। यह भिन्न संख्या क्यों हो? Why all these numbers are said to be fractional number or only we call them fractions? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी संख्याएं 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भाग करने पर भागफल के रूप में प्राप्त होता है। अब तो आप समझ गए, यह सभी संख्याएं 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भाग करने पर भागफल के रूप में प्राप्त होता है, इस कारण इन संख्याओं को हम भिन्न संख्या कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? फिर से आपको मैं पूछता हूं जी, और आप उसका कारण बताएंगे। देखिए, गणित या कोई विज्ञान या 2 ऐसे विषय हैं जहां कोई भी समस्या के साथ जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उसके साथ जोड़ करके जब उत्तर के रूप में कुछ सटीक प्राप्त कर लेते हो तो कहा जाता है कि उस विषय पर आपकी पकड़ अच्छी है। तो मैं कह रहा हूं फिर से 3/9, 3 और 9, 3/9 कौन सी संख्या है? 3 कौन सी संख्या है? 9 कौन सी संख्या है? अब है कि क्यों? वाई? आंसर देगा कौन? देगा आंसर कौन देगा? 3/9, 3 और 9 ये भिन्न संख्या क्यों है? कौन बताएगा? कोई नहीं है? क्योंकि ये 2 इधर इधर आओ, उत्तर दो सबके सामने यार, इधर आओ। हाँ बोलो। क्योंकि ये 2 पूर्ण संख्याओं के भागफल का गुणनफल क्योंकि ये 2 पूर्ण संख्याओं को भाग करने पर भागफल में प्राप्त होता है। अब मुझे बताओ कि यह जो संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में भाग करने से प्राप्त हुआ है? भाग की संक्रिया का चिन्ह का उपयोग करना है, जिसमें कौन भाजक है कौन भाज्य है उसका क्रम भी है। वेरी फाइन। चलो ठीक है, 3 में 9 से भाग करने के बाद हमें 3/9 प्राप्त होता है, इस कारण 3/9 एक भिन्न संख्या है। चलो अब 3 क्या भिन्न संख्या है? क्या है? 3 भिन्न संख्या है कि नहीं है? बोलो। है तो आओ क्यों है? हम 3 को क्यों, why we call 3 a fraction? आओ कारण बताओ। क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं के भागफल में मिलता है। वेरी फाइन। तो बताओ कि यह 3 किन 2 पूर्ण संख्याओं के भागफल में तुम्हें मिला होगा? तुम्हें किन संख्याओं में मिला होगा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ताली बजा दो। तो क्या 9 को तो पूर्ण संख्या हम कहते ही हैं पहले से, लेकिन वह संक्रिया के आधार पर, भाग की संक्रिया के आधार पर यह परिभाषित की जा रही है। तो क्या भाग के संक्रिया के आधार पर 9 को भिन्न संख्या कहा जा सकता है? क्यों? वाई? कौन आंसर देगा? फिर वही सवाल है, 9 यदि भिन्न संख्या है तो क्यों है?
अभी भी नहीं समझ में आया? तुमको नहीं समझ में आया? तुम लोग को कितना क्लियर है जी? आंसर दे के गई, कोई दूसरा कोई आंसर दे सकता है? कौन कौन आंसर दे सकता है? तुम दे सकते हो, तुम लोग दे। और कोई दूसरा? आप लोग, आप समझ में नहीं आ रहा है? तुम कहां हो? कहां हो तुम? यह 9 क्या भिन्न संख्या है? यदि है तो क्यों है, यही बताना है। क्योंकि भिन्न संख्या को मैं बार बार बोल रहा हूं, दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग के संक्रिया करने पर, है ना, भागफल के रूप में प्राप्त संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। लेकिन जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसमें एक शर्त है कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके। यानी किसी होल नंबर में जब प्राकृतिक संख्या से भाग करते हैं, किसी होल नंबर में जब, तो भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है उसे आप भिन्न संख्या कहते हैं। इसके कसौटी पर आपको इसको देखना है कि 9 क्या फ्रैक्शनल नंबर और वो फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो अब तो समझ गए होंगे। कोई और उत्तर बतावे? क्या 9 भिन्न है? भिन्न संख्या है, क्यों है? वाई नहीं समझ में आ रहा है? तो ये इधर आओ। दो भिन्न संख्या में भाग करने, दो भिन्न संख्या में, दो पूर्ण, हाँ बोलो, दो पूर्ण संख्या में भाग करने पर भागफल प्राप्त होता है। भागफल के रूप में ना, भागफल के रूप में प्राप्त कौन पर प्राप्त होता है? 9। चलो, तो किन दो पूर्ण संख्याओं में भाग, मतलब किस दो पूर्ण संख्या में भाग करने के बाद आपको 9 प्राप्त हुआ? आप जरा बता दीजिए। 3 में 9 से भाग करने के बाद भागफल में 9 प्राप्त हुआ। तीन में 9 से भाग करने के बाद भागफल में 3 वस्तुओं को 9 हिस्सों में बांटोगे तो प्रत्येक जगह क्या दिखाई पड़ेगा? 9 तुमको। गो बैक एंड टेक योर सीट। हु विल आंसर और हु विल गिव द राइट रीजन फॉर बीइंग 9 एज ए फ्रैक्शन? कौन बताएगा? तुम बताओगे? चलो, तुम तो बताया है, तुम बताओगे? तुम बताओगे? आओ। तुम बताओगे 9 क्या भिन्न संख्या है? दो पूर्णांक है पहले दो पूर्णांक दो पूर्णांक। अभी पूर्णांक संख्याओं के बारे में तो चर्चा नहीं हो रही। दो पूर्ण संख्या के बीच भाग करने पर प्राप्त किया गया कुछ ही प्राप्त होता है। किस रूप में? तीन भाग। चलो, तुम जो समझ रहे हो तुम लिख दो बोर्ड पर। किन दो संख्याओं के बीच में भाग करने के बाद? 3 और 3 के बीच में 3 वस्तुओं को 3 हिस्सों में अगर बांटोगे तो प्रत्येक को 9 मिलेगा ना जी। आपके पास 3 चॉकलेट हो और 3 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटना हो तो प्रत्येक लड़का को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। चलिए, आप कंफ्यूज कर रहे जाइए। चलो, और कौन बताएगा? देखो, तुम लोग बराबर आगे नहीं बढ़ने देते हो यार। जिस तरीका से मैं बढ़ना चाहता हूं, जिस ट्रैक से, अब यहां पर 9 भिन्न संख्या है। अगर भिन्न संख्या होगा तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग करके इसे प्राप्त किया गया होगा। ऐसे बहुत दो पूर्ण संख्याओं का युग मिलेंगे जिसका भागफल में 9 प्राप्त होता है। इतना ही तो बताना था। लेकिन यह लिखी है 9 भागा 3, 9 वस्तुओं को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो भागफल में तो यहाँ 3 न प्राप्त होगा जी।
ये समझ ना जाए कि भागफल और भाजक गुणनफल भाज्य के बराबर होता है। ये 3 भागा 3 लिखी है, 3 वस्तु को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो प्रत्येक को 1 न मिलेगा जी, तब ना 1 में 3 से गुणा करोगे तो 3 होगा। कितनी बड़ी गलती की है आप लोगों ने। कौन चलो आओ बताओ। अब मुझे बताओ क्या 9 भिन्न संख्या है? क्यों है? क्या 2 पूर्ण संख्या को भाग करने पर भागफल प्राप्त होता है। वेरी फाइन। तो किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भाग करने के बाद वह प्राप्त होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा और कोई पूर्ण संख्या होगा जिसके बीच भाग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा? या तो एक पूर्ण संख्या का युग्म होगा, दूसरा कोई और हो सकता है? ऐसा कोई दूसरा और पूर्ण संख्या का युग्म हो सकता है जिसके बीच भाग करे और क्वेश्चन के रूप में 9 प्राप्त हो? तो दूसरा युग्म कौन होगा? कौन बताएगा दूसरा युग्म? एक युग्म कौन? दूसरा तुम कौन बताएगा? कौन बताएगी? दूसरा कौन युग्म होगा? आओ इधर बताओ। अठारह भागा 27 होगा। दूसरा और कौन सा अपूर्ण संख्या कौन होगा? तुम मत बताओ, चलो तुम बताओ। अठारह भागा 36। 18 चीज को 36 भागों में बांटोगे तो प्रत्येक को 9 मिलेगा ना। ठीक है, इसी तरह बंटवारा करना। ज्ञान क्यों जरूरी है? इससे बांटेगा तो तुम लॉस में न पड़ जाओगे यार। सब गलत बंटवारा है। 81 में 9 से भाग करने के बाद प्राप्त किया। चलिए एक पेयर दिखाया, दूसरा पेयर दिखाना था। चलो आओ दिखाओ। चलो और दिखाओ, अब तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपनी जगह पर जाइए। अब समझ में आने लगा होगा आपको। यह 9 को भिन्न संख्या कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि 9 भिन्न संख्या इसलिए कह रहे हैं, कारण है कि ऐसे 2 पूर्ण संख्याओं का युग्म हमारे पास मिलता है जिसके बीच भाग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल में 9 प्राप्त होगा। 81 भागा 9 क्या होगा? 9 होगा। 27 भागा 3 क्या होगा? 9 होगा। 18 भागा 2 क्या होगा? 9 होगा। ऐसे अनेकों पेयर मिल सकते हैं। 900 भागा 100 अगर हम लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9 ही होगा। तो ऐसे अनेक पूर्ण संख्याओं का युग्म मिलेंगे जिसके बीच भागफल करने से यह सब संख्याएं प्राप्त होते हैं। इस कारण इन संख्याओं को हम भिन्न संख्या कहते हैं। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग रिस्पॉन्स उतना नहीं दे रहे हो, आप समझ गए ना? अब तो सब बता सकते हो। तो क्या 0 एक भिन्न संख्या है? क्या 0 को हम भिन्न संख्या कह सकते हैं? यदि 0 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भागफल करने पर प्राप्त होता होगा तो निश्चित कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? देखिए 0 में अगर आप 6 से भाग करें तो कितना प्राप्त होगा? आपके पास कुछ भी नहीं हो, 6 भागों में बांटना हो तो प्रत्येक के पास कुछ नहीं के रूप में प्राप्ति होगा। 0 भागा 8 कितना होगा? 0 भागा 9 कितना होगा? 0। तो हम 0 को भी भिन्न संख्या के रूप में देख सकते हैं क्योंकि 0 भी भागफल के रूप में प्राप्त होता है ऐसे सभी पूर्ण संख्याओं के बीच भाग करने के बाद। लेकिन एक शर्त है कि आप 0 पर हर के स्थान पर 0 को कभी दिखा नहीं सकते हैं। जैसे 1/0, 2/0, 3/0 या 3 भागा 0, 4/0, यह क्या है? अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है।
चूंकि आपके पास एक वस्तु हो और घर में कोई व्यक्ति नहीं हो तो बंटवारा होगी। यहाँ पर दो वस्तुओं का ढेर हो लेकिन कितने आदमी के बीच बांटा जाना है, एक भी आदमी के बीच में नहीं तो बंटवारा होगी। तीन वस्तु हो और कितने आदमी के बीच में बांटा जाना है, एक भी नहीं तो कहाँ बंटवारा होगी। मामा जी तो फल लाए हैं लेकिन भगना ही गायब है, तो वहां फल का बंटवारा कैसे होगी। अर्थात यदि हर में शून्य हो तो वह क्या है, अर्थहीन है, मीनिंग लेस है, अनडिफाइंड है, उसका हम कोई अर्थ नहीं जानते हैं ना। इसलिए डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, जीरो से किसी संख्या में भाग नहीं दी जा सकती है। तो मुझे बताइए कि जीरो को हमने भिन्न संख्या माना है और जीरो को भिन्न संख्या माना कि 0/1 0/2 कुछ भी दिखा सकते हैं। तो मुझे बताइए कि जीरो का कल ही चर्चा हुई है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है। यदि 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल के लिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर के स्थान को बदल देते हैं, तो 1/0 लिखेंगे, बट 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मीनिंगलेस है, जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है। तो एक सवाल छूट गया, वह कौन पूर्ण संख्या है जिसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करता है, वह कौन, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। चलिए, इतना चर्चा के पीछे मेरा सिर्फ यही मकसद था कि भिन्नों को, सभी प्रकार के भिन्नों को संक्रियाओं के आधार पर हमें देखना था कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग करने पर भागफल के रूप में जितनी भी संख्या प्राप्त हो रही हो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भिन्न संख्या कहेंगे। इसी बात को अब हम लोग दशमलव भिन्न को समझने में उपयोग करेंगे। ओके, अब मुझे बताइए, एक और चीज मैं बोल रहा हूं, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। मान लो कि इस बास्केट में 665 एप्पल्स रखे हुए हैं। अंग्रेजी में लिखने का मतलब क्या है, और यहाँ पर फिगर का यूज करके नहीं दिखा रहे हैं, संख्या को हम वर्ड में दिखा रहे हैं, इसके पीछे मेरा मकसद है। अब देखिए 665 एप्पल्स का यह ढेर है। ढेर के मतलब यहाँ वस्तुओं को एक ही जगह रखा गया है, अलग अलग समूहों में बांटकर नहीं रखा गया है। फिर भी 665 एप्पल्स के बदले में जब अंकों का प्रयोग करके जब इनके अमाउंट को दिखाते हैं तो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते बोलो, 665। यहां पर वस्तुओं का एक ढेर के बदले में जब हम संख्यांक का, फिगर का प्रयोग करके इनके अमाउंट को दिखाते हैं तो अमाउंट को दिखाने के पहले यह सारे वस्तु अलग अलग साइज के पैकेट में पूरी तरह से बटे हुए होते हैं। भला ही वहां वास्तविक क्रिया नहीं करते हो, लेकिन उनमें अगर उस साइज के ग्रुप बनाया जाए तो वहां पर बना करके और तब यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर तो एक ही ढेर में था, लेकिन यहाँ पर जब हम दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसमें 6 जो सबसे बड़े पैकेट है वो 100 साइज का है। कितने साइज का है? यानी कि 100 साइज का एक पैकेट है जिसमें 101 को रखा जाएगा, 101 को। तो ए ग्रुप ऑफ 101 is 100 and how many hundreds you have? 600 means you have a 6 packet of 100 ones। देखो यहाँ पर बांट दिया गया है। फिर आपके पास 6 पैकेट है, लेकिन किस साइज का है? 10 ones का। और फिर जो आपके पास कितने हैं? 5 ones, माने 1 साइज का पैकेट है। अर्थात अपने इंडियन न्यूमरल सिस्टम में जब अमाउंट को अंकों का प्रयोग करके संख्यांक के रूप में प्रकट करते हैं तो वह
संख्यांक के रूप में लिखे जाने के पहले उन्हें अलग अलग साइज के पैकेट में या अलग अलग साइज के ग्रुप में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन के संगत आप 10 फिगर्स का यूज करते हैं फ्रॉम 1 to 9। ये तरीका है जी। ओके, तो अब ध्यान दें, इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे बढ़ाएंगे। कल ही मैं इस पर चर्चा किया हूं। पहला स्थान को इकाई का स्थान बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, दहाई या दहाइयां। इकाइयां दहाइयां है ना, यहाँ पर क्या होगा, सैकड़ा, यहाँ पर क्या होगा, हजार, यहाँ क्या होगा। अब इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो हमारा नंबर सिस्टम में हम सबसे छोटे साइज का जो पैकेट है वह कितना का है, 1 का। फिर इसके बाद यह जो एक दहाई में कितने इकाई होते हैं, 10 इकाई। और फिर ऐसा 10 टेंस हो जाएगा तो एक ग्रुप ऑफ 10 टेंस इज सेड टू बी 100। अब ऐसा 10 को सैकड़ा का समूह को क्या बोलेंगे, 1000। और ऐसा 10,000 के समूह को क्या बोलेंगे, 10,000। तो हमारे पास 9 ही फिगर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर ये समझेंगे कि यह एक प्रकार का सिंबल है, यह एक प्रकार का पिक्चर है, यह एक प्रकार का फिगर है ना। अब है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहला का वैल्यू कितना था, कोई भी अंक होगा इस स्थान पर होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। अब अगर 4 होगा तो कितना होगा, यह होगा तो क्या 0 1, यह होगा क्या होगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 8 1 9 1 के लिए तो आप 9 सिंबल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो भी आपके पास 10 1 हो जाएगा, यू मेक ए बिगर ग्रुप ऑफ 10 1, बिगर ग्रुप विच इज 1 10 1 माने 10 इकाइयों को एक ही जगह रख देंगे तो एक ग्रुप ऑफ 10 1 इज सेड टू बी 1 10। अब आपके पास चाहे 9 1 9 10 900 हो, किसी भी साइज का आप पैकेट लेते हो तो अधिक से अधिक 9 ही लेना है। लेकिन वैसा अगर 10 मिल जाता है तो आप क्या करते हो, उसे बड़ा समूह बनाते हो। क्या बनाते हो, और फिर और यदि बड़ा समूह का मान 10 से भी बड़ा हो गया तो फिर उसे बड़ा समूह बनाते हो। यही प्रक्रिया है जी। तो हमारा संख्यांकन पद्धति में यह सिंबल है 1। अगर यही यहां पर आ गया 1 तो कितना हो जाएगा, 10 1। यही 1 यहां पर आ गया तो कितना हो गया, 100 1। यही अगर 1 आकर से बोला गया तो क्या हो गया, 1000 1 एंड 10,000 1। अगर यहां पर 4 है तो 4 1, लेकिन वही 4 अगर यहां पर लिख दिया गया तो कितना हो गया, 41। अगर यही 4 यहां पर आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, यही आ गया तो कितना हो गया, ये आ गया तो कितना हो गया। अब यहां पर देख रहे हो पहला स्थान पर 4 था, यहां पर क्या हो गया 40, यहां पर क्या हो गया 400, यहां पर क्या हो गया 4000 और यहां पर क्या हो गया 40,000। अब देखो हमारे नंबर सिस्टम में सबसे जो राइट पोजीशंस है वो सबसे छोटा साइज वाला पैकेट है जो यूनिट प्लेस है। अब देखो 4 जब यहां पर आ गया तो कितना गुना ही बढ़ गया, 40 का 10 गुना कितना होगा, 400 का 10 गुना, 4000 का 10 गुना। अर्थात कोई भी अंक लेफ्ट से, कोई भी अंक राइट से लेफ्ट की ओर अगर एक स्थान चलता है तो 10 गुना, 2 स्थान चलता है तो कितना हो गया 100 गुना, 3 स्थान चलता है तो 1000 गुना। अब चलिए रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। यदि हमारी यात्रा किधर से हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब पहले 4000
यहाँ पर 4 था तो कितना था 4000, और यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर कितना हो गया 4,000। अब मुझे बताओ कि 40,000 4,000 का तो 10 गुना है, लेकिन 4,000 40,000 का क्या है, 10वां भाग है। क्या है, 10वां भाग। तो देखो यहाँ पर था 40,000, अब इधर से पढ़ रहे हैं, फिर क्या मिलेगा हमको, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। और हमारी यात्रा किधर से हो रही है, लेफ्ट से राइट की। अब मुझे बताइए कि 40,000 4,000 का कितना गुना है, 40,000 4,000 का 10 गुना। यस, और 4,000 40,000 का कितना गुना है, बोलो कितना गुना, 1/10 गुना। अब मुझे बताओ कि 400 4,000 का कितना गुना है, 400 4,000 का कितना गुना है, 400 4,000 का, बोलो वेरी फाइन। 40 400 का कितना गुना है, 4 40 का कितना गुना है। अब चलो हम ऊपर से चलेंगे, 40 4 का कितना गुना है। अब बताओ कि 440 का कितना गुना है। 440 में कितना से गुना करने के बाद 400 प्राप्त होगा। अब चलो 4,400 का कितना गुना, वेरी फाइन। अब 40,000 4,000 का कितना गुना, अब उल्टा चल रहा है, देखो जरा, देखो 4,000 40,000 का कितना, 1/10। और का के बदले में गुना करना होगा, या 40,000 का 1/10 गुना, क्या बोलोगे 4,000 40,000 का कितना गुना। फिर देखो 4,000 का कितना गुना, यानी कि 10वां भाग। 1/10 गुना का मतलब क्या हो गया, माने यहाँ 4,000 एक होल है, और उस होल को यदि 10 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, नहीं 4,000 को यदि 10 बराबर भागों में मैं बांट दूं तो एक भाग का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 400। वेरी फाइन। तो 4,000 का 1/10 कितना हो गया। अब मुझे बताइए 40 400 का कितना है, 1/10। अब मुझे बताइए कि 40 का कौन सा भाग है, यस। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारी यात्रा राइट से लेफ्ट की ओर होती है तो प्रत्येक स्थान पूर्व स्थान का कितना गुना हो जाता है, 10 गुना। और जब हमारी यात्रा लेफ्ट से राइट की ओर होती है तो आने वाला स्थान पूर्व स्थान का कितना गुना हो जाता है, 1/10। वेरी फाइन, समझ गए ना। तो फिर से मैं पूछूंगा तो आप मुझे बताओगे ना, इस बात को समझ लो तो फिर आगे बहुत मजा आए। चलिए अब मैं फिर बोल रहा हूं, इकाई दहाई, दहाई मतलब दहाइयां, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब चलिए देखिए 1,000 10,000 का कौन सा भाग है, वेरी फाइन। सैकड़ा 1,000 का कौन सा भाग है, दहाई सैकड़ा का कौन सा भाग है, इकाई दहाई का कौन सा भाग है। अब मुझे बताइए दहाई इकाई का कितना गुना है, सैकड़ा दहाई का कितना गुना है, 1,000 सैकड़ा का कितना गुना है, 10,000 1,000 का कितना गुना है। अर्थात हम जब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो आने वाला स्थान पूर्व स्थान का
10 गुना हो जाता है। और जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो आने वाला स्थान पूर्व स्थान का 10वां भाग हो जाता है। क्या तो क्लियर हो गया ना? यस सर। चलिए अब चलिए इधर समझ गए ना? यस सर। अब मुझे बताइए दाएं सॉरी दाएं सैकड़ा हजार। अब मुझे बताइए अगर इकाई तक तो हमारी यात्रा होती थी, लेकिन यदि इकाई का हम अगर इसके हम और क्या जाए राइट की ओर जाए तो राइट वाला जो स्थान होगा वह इकाई का कौन सा भाग होना चाहिए? कौन सा भाग होना चाहिए बोलो? कौन सा इकाई का कौन सा भाग होना चाहिए? और 10वां भाग कैसे लिखते हैं? यस। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इकाई है, इसको बोलते हैं इकाई, और दहाई को क्या बोलते हैं? कितने इकाई को? 10 इकाई। 10 इकाई को दहाई। यहाँ पर कितना है सैकड़ा की जगह? यहाँ पर 1000 की जगह कितना है? 1000। और 10,000 की जगह कितना है? 10,000। क्योंकि जब संख्यांक में लिखा हुआ है तो प्रत्येक पद की इकाइयां अलग अलग है, इसलिए उसको सीधा नहीं जोड़ सकते हो। और प्रत्येक पदों को जोड़ना होगा तो सब पदों की इकाइयां बराबर करते हैं। जबकि हमें मालूम है कि 1 10 10 1 को बोलते हैं, 100 10 10 को बोलते हैं, इसे मालूम है। अब मुझे बताओ, देखो जरा, तो यहाँ पर इधर हम जब चले 10 इकाई, देखो जरा 10 इकाई 100 इकाई का कौन सा भाग है? यहाँ चले 1000 इकाई 10,000 इकाई का कौन सा भाग है? ठीक है। 100 इकाई 1000 इकाई का कौन सा भाग है? 10 इकाई 100 इकाई का कौन सा भाग है? और 10 इकाई का 10वां भाग कितना होगा? 1 इकाई। वेरी फाइन। अब इधर चल रहा है तो यहाँ पर जो कोई स्थान होगा यदि, तो वह स्थान का जो वैल्यू है इकाई का कितना होना चाहिए? कितना होना बोलो? यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? 10वां भाग। तो 1 इकाई के 10वां भाग को कैसे लिखेंगे? 1/10। यानी कि यहाँ पर अगर कोई स्थान होगा तो उसे कितना होना चाहिए? 1/10 इकाई। मैंने वह इकाई को 10 बराबर भागों में बांट करके एक भाग में लिया है, यानी कि उस इकाई को अब 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं। उसे कितना भाग रहे हैं? 10 बराबर। जैसे यहाँ पर 1000 को आप 10 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग में 100 मिलेगा। 100 को 10 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग में 10 मिलेगा। 10 को 10 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग में 1 मिलेगा। तब उसी प्रकार 1 को हम 10 भागों में अगर बांटेंगे तो प्रत्येक भाग को कितना मिलेगा? 1/10। वेरी फाइन। अगर इसके बाद भी कोई स्थान होता होगा तब वह स्थान का वैल्यू इस स्थान से कितना होना चाहिए? 10वां भाग। तो 1/10 का 1/10 कितना हो जाएगा बोलो? 1/10 का 1/10 कितना हो जाएगा बोलो? 1/10 का 1/10 कितना हो जाएगा? तो मालूम है गणितीय संक्रिया का गुना करो कितना हो जाएगा? 1/10 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10 1/100। तब मान लो कि यह एक चीज है, इसको हम 10 भागों में बांटे। एक भाग मान 10 भागों में बांटे, 1/10 हुआ। जैसे मैं यहाँ पर चलो पहले देखो जरा, यह मान लो कि एक संपूर्ण है, एक संपूर्ण है ना जी। इसको चलो एक रॉड को लेते हैं, समझने वाली बात है। इतना लंबा रॉड को मान लो कि 100 सेंटीमीटर का एक रॉड है, और इस रॉड को हम लोग बोलते हैं 1 स्टिक। अब इस रॉड को हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग और 10 भाग हो ही गया। 10 भाग हो गया ना? अब तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी, अब यह हुआ 1 का 1/10 तो यह हुआ। अब 1/10 का 1/10
मान इसको भी 10 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। लेकिन तुलना करना है, जब यह खंड है तो वास्तव में यह हमारा संपूर्ण का हिस्सा था, तब यह एक भाग इसके कौन सा भाग हो गया? समूह भाग ना हो गया। जब इसमें 10 भाग में से कोई एक भाग है तो ऐसा जब 10 भाग है तो प्रत्येक ऐसा छोटे भाग 100 भाग हो जाएगा। तो 1/10 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1/100। वैसे भी है तो का के बारे में आपको पता है, हम लोग बुझते बहुत ज्यादा हो। का के लिए मैथ में या ऑपरेटर को यूज किया था मल्टीप्लिकेशन, तो कर दिए। अब दो फ्रैक्शन के बीच में गुना करना है, अंशों के बीच में गुना करो और हारों के बीच में गुना करो, 1/100 हो गया। तो मुझे बताओ कि 1/10 इकाई का 1/10 कितना हो जाएगा? 1/100। 1/100 क्या? एक इकाई के 100 बराबर भागों में बांटने के बाद में। अब चलो इसके बाद भी कोई स्थान अगर होता होगा तो इसका 10वां भाग कितना हो जाएगा? 1/100 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10। क्या इस तरह से अगर इस ओर बढ़े तो क्या कभी स्थान समाप्त होगा? नहीं। और यदि हमारी यात्रा इधर हो तो कभी स्थान समाप्त होगा? नहीं। यस, इतना बात को समझ गए? यस सर। अब हम लोग यहाँ तक के 1/10 इकाई को, जैसे 1/100 इकाई को और 1/1000 इकाई का लिए अलग नाम है। 1/10 इकाई को बोलते हैं 1 दशांश, 1/100 इकाई को बोलेंगे 1 शतांश, 1/1000 इकाई को बोलेंगे 1 सहस्त्रांश, 1/10,000 इकाई को बोलेंगे 10 सहस्त्रांश। इसका नाम है, अंग्रेजी में बोलेंगे इधर चलो 1, 10, 100, 1000। अब इधर चलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 110। ये से लगा होगा ना, इसका पढ़ेंगे 100। क्या बोलेंगे? लेकिन हमारा नंबर सिस्टम पर जो प्रतिबंध है, मात्रा को बताने के लिए इस तरह से व्यवस्था में वस्तुओं को रख करके तब हम सक्षम होते हैं अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को व्यक्त करने के लिए। लेकिन मुझे बताइए, यह भी एक साइज है। इस यहाँ पर इस स्थान पर रखे हुए पॉकेट का साइज क्या है? 1/10। यहाँ पर रखे हुए पॉकेट का साइज क्या है? 1/100। लेकिन किसी भी प्रकार का पैकेट का अधिक से अधिक कितना यूज कर सकते हैं? कितना यूज कर सकते हैं? चाहे आप 100 साइज का पैकेट का यूज करें या 100 साइज का पैकेट का यूज करें, चाहे आप 10 साइज का पैकेट का यूज करें, चाहे 10th साइज का पैकेट का यूज करें, कसम रहे सभी अधिक से अधिक कितने पैकेट का यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज 9 पैकेट एट मोस्ट। क्योंकि 10 पैकेट जो होगा तो उसके लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। 10 के लिए, 11 के लिए, 10 से जितनी भी बड़ी संख्या है उसके लिए हमारे पास कोई अंक नहीं है। सिर्फ हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक ही कुल 10 अंक है, जिसमें 0 को छोड़ करके 1 से 9 तक के अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है, जहां पर 0 को मात्र अंक कहा जाता है ना, प्लेस होल्डर के रूप में देखा जाता है। अब तो आप समझ गए? चलिए अब मैं फिर से पूछूंगा। चलो यहाँ पर 4 था, तब कितना वैल्यू था? कितना था बोलो? 40,000। वही 4 आया तो क्या हो गया? वही 4 आया तो क्या हो गया? वही 4 क्या हो गया? वही क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब 1/10 अगर आपके पास 4 है तो कितना उसको बोलते हैं हम लोग? 4/10। वही 4 हो, कितना हो गया? 4/10। यहाँ पर आया तो क्या होगा? यहाँ पर आया तो कितना हो गया? अगर उसके बाद आ जाए तो कितना होगा? 4/10। समझ गए ना? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। अंक 5 यदि 10,000 के स्थान पर बैठा हुआ है तो कितना वैल्यू, कितना वंश उसके अंदर में है? हाउ मेनी वंश? If this figure is sitting at this place, then how many numbers या how many ones this figure contains? How many
once this figure contains if this figure is sitting at this place? 50,000 once. If this figure is sitting here, then how many? If this figure is sitting here, if this figure is sitting here, if this figure is sitting here, and if this figure is sitting here, and here, here, and here, and so on. अब तो हमारी यात्रा इधर भी अंत नहीं होगी और हमारी यात्रा इधर भी अंत नहीं होगी। हाँ, अब आइए, मनुष्य कुछ सभ्य हो गया। अब जब वह बंटवारा करता था तब वह पूरा पूरा बांटता था, लेकिन ऐसा उसके पास नौबत आता था जब पूरे पूरे आगे बचे हुए चीज को बांटा नहीं जा सकता है, वहां तोड़ फोड़ के बांटने की आवश्यकता थी। तब वहां पर बताया जाना था कि पूरा पूरा बांटने पर तो हमें मालूम है, अब उसे तोड़ करके बांटना है। अर्थात दशमलव भिन्न की बात हम विभाजन के संदर्भ में ही समझेंगे। लेकिन फिर से एक बार समझा जाए, जिस प्रकार कितने इकाई मिलकर के एक दहाई बनाते हैं, हाउ मेनी वंस मेक्स 110, हाउ मेनी टेंस मेक्स 100, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक्स 1000। ओके, ये पता है। अर्थात 10 इकाइयां मिलकर के एक दहाइयां बनाते हैं। 10 इकाइयों के समूह को एक नया नाम देते हैं, उसे एक दहाई बोलते हैं। 10 दहाइयों के एक बड़ी समूह को एक नया नाम देते हैं, 100 बोलते हैं। और 10 से करा के एक समूह को नया नाम देते हैं, 1000। वेरी फाइन। तो मुझे यह बताएं, आप समझ गए ना? यस सर। अब देखिए, यहां से आप ध्यान देंगे, फिर से मैं पूछूंगा। तो मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए, ये कितने हजार मिलकर के एक 10,000 बनते हैं? बोल जाओ। कितने सैकड़ा मिलकर के 1000 बनते हैं? 10 सैकड़ा। कितने दहाइयां मिलकर के 1 सैकड़ा बनते हैं? कितने दहाइयां मिलकर के 1 सैकड़ा बनते हैं? 10 दहाइयां। ठीक है। और कितने इकाइयां मिलकर के 1 दहाइयां बनते हैं? तो निश्चित है 1/10 माने कितने दशांश मिलकर के 1 इकाई बनते हैं? यस, एक इकाई जो है तो कितने दशांशों से मिलकर बने होंगे? 10। वेरी फाइन। अब मुझे बताओ कि 1/100 बोलते हैं तो 1 शतांश कितने दशांश से मिलकर के बने होंगे? 10 दशांश। तो हम क्या ले सकते हैं? 1 दशांश में कितने शतांश? 10 शतांश। 10 शतांश। अब देखो, अब 1 शतांश जो होगा, वो कितने सहस्त्रांश से मिलकर के बने होंगे? 10 सहस्त्रांश। राइट? सुनो ना, अब फिर से मैं बोल रहा हूं। देखो, यह बड़ा स्थान है तो इससे न मिलकर बना होगा, यह बड़ा स्थान है तो इससे न मिलकर बना होगा जी। तो मुझे बताइए कि शतांश और दशांश में कौन सा बड़ा स्थान है? दशांश, या दशांश है, शतांश है, सहस्त्रांश है, 10 सहस्त्रांश है। तो यह स्थान इससे बड़ा है कि छोटा है? When we move from left to right, स्थान क्या होता है? Becomes smaller. और when we move from right to left, स्थान क्या होता है? बिगर हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि यह शतांश जो है वो दशांश से क्या है? बड़ा है। छोटा है। अब यह सहस्त्रांश इस शतांश से क्या है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। अब मुझे बताओ, इकाई दहाई से बड़ा है कि छोटा है? कोई बड़ा बोला है? छोटा है। कौन बोला है? कौन? तुम बोलना बंद कर दो। अब मुझे बताओ कि सैकड़ा और 1000 में कौन सा बड़ा स्थान है? 1000 और 10,000 में कौन सा बड़ा स्थान है? तो दोनों में बड़ा स्थान कौन होगा? जो लेफ्ट की ओर होगा।
छोटा स्थान कौन होगा? इसमें अगर दो स्थानों की तुलना कर रहे हैं तो जो लेफ्ट में होगा वो बड़ा होगा, राइट में होगा क्या होगा? छोटा होगा। तो बताओ कि इस स्थान और इस स्थान में कौन बड़ा है? इन दोनों स्थान में कौन बड़ा है? और उसका नाम भी तो है, क्या नाम है? दशांश। और ये इसका क्या नाम है? दशांश क्या है? शतांश से बड़ा है। शतांश सहस्त्रांश से क्या है? बड़ा है। दशांश शतांश सहस्त्रांश से क्या है? अब शतांश और उसके नेक्स्ट होगा सहस्त्रांश, दोनों का पोजीशन देखो, कौन लेफ्ट है कौन राइट है। शतांश और सहस्त्रांश में कौन लेफ्ट होगा कौन राइट होगा? सहस्त्रांश राइट होगा और शतांश लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट वाला क्या होगा? हमेशा राइट से क्या होता है? बड़ा होता है। और राइट वाला लेफ्ट से क्या होता है? ये तरीका है, बस में है ना? यस सर। इतना समझ लो तब अगली बात समझने बड़ा मजा आएगा। तो आइए मुझे फिर से बताइए, हम चलेंगे अब सब पूछेंगे। आप मुझे बताइए कितने सहस्त्रांश मिलकर के एक शतांश बनाते हैं? कितने सहस्त्रांश मिलकर के एक शतांश बनाते हैं? सहस्त्रांश मैंने हो गया 1/1000। अब कितने 1/1000 मिलकर के एक शतांश बनाते हैं? दैट इज 1/100। तो कितने 1/1000 मिलकर के 1/100 बनाते हैं? 1/1000 जो है और 1/100 दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 1/100 बड़ा है। ठीक है, तब तो इसे मिलकर के यह बना होगा। तो कितने 1/1000 आपस में मिलाया जाए, जोड़ा जाए, जिससे 1/100 बन जाए? बहुत क्लियर बात है, इसमें ना रहा है 10। वेरी फाइन, 10 गुना। तो हम पूछ रहे हैं कितने सहस्त्रांश एक शतांश होते हैं? 10 सहस्त्रांश एक शतांश होते हैं। ठीक है, अब कितने शतांश मिलकर के एक दशांश होते हैं? अब देखो, शतांश के मतलब होगा 1/100 और दशांश के मतलब होगा 1/10। तो कितने 1/100 मिलकर के 1/10 बनते हैं? तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कितने शतांश एक दशांश होते हैं? क्योंकि 1/100 में 10 से गुना करोगे तब ना 1/10 बराबर होगा। अब चलो, कितने दशांश मिलकर के, क्योंकि दशांश के बाद वाला कौन सा पोजीशन है? इकाई का। तो कितने दशांश मिलकर के एक बनाते हैं? बोलो, यानी कि 10 दशांश। वेरी फाइन ना, यानी 1/10 ऐसे कितने आपस में जोड़ा जाएगा जिससे एक हो जाए? कितना जाएगा? 10। वेरी फाइन। अब कितने इकाई मिलकर के एक दहाई बनाते हैं? 10। और कितने दहाई मिलकर के एक सैकड़ा बनाते हैं? क्लियर हो गया? नहीं समझा? यानी कि आप इसमें 10 से गुना करोगे, सहस्त्रांश में 10 से गुना करोगे तो एक शतांश मिलेगा, शतांश में 10 से गुना करोगे तो दशांश मिलेगा, दशांश में 10 से गुना करोगे तो इकाई मिलेगा, उसमें 10 से गुना करोगे तो दहाई मिलेगा, गुना करोगे तो सैकड़ा मिलेगा, गुना करोगे तो 1000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इसका यात्रा देखो, इसमें कोई पैटर्न है कि नहीं? तो यहाँ पर दो बात सीखा। नंबर, हमारा इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि 10 अंकों का प्रयोग करके जब संख्याओं को दिखाते हैं तो इसमें जब हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो आने वाला स्थान पूर्व का स्थान का 10 गुना हो जाता है। यानी कोई भी अंक तो वही है लेकिन वह स्थान बदल देता है, उसका वैल्यू भी क्या होता है? बदल जाता है। उसी प्रकार अंक अगर लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा हो तो आने वाला स्थान पूर्व का स्थान का 10वां भाग हो जाता है। इस प्रकार हम देखा कि ठीक है, जब यह 10वां भाग हो जाता है तो इकाई को भी हम 10 बराबर भागों से बटा हुआ मान सकते हैं या इकाई को 10 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तब इकाई के इकाई के इधर जितना जो स्थान होगा वो 10 से मिलकर बना होगा ना। तो इकाई को 10 भागों में बांटते हैं तो इसे एक दशांश बोलते हैं, और ऐसा एक दशांश जब 10 मिलता है तो एक इकाई बोलते हैं। अर्थात कितने दशांश से एक इकाई का निर्माण होता है? कितने दशांश से एक इकाई का निर्माण होता है? 10। कितना? 10। अब कितने शतांश से एक दशांश का निर्माण होता है? 10 शतांश। अब कितने सहस्त्रांश से एक शतांश का निर्माण होता है? 10 सहस्त्रांश। और कितने 10 सहस्त्रांश से एक सहस्त्रांश का निर्माण होता है? 10 सहस्त्रांश। क्लियर हो गया? अब मैं आगे की ओर बढ़ूं। अच्छा, 1/10 को, एक दशांश को भिन्न रूप में कैसे दिखाते हैं? एक शतांश को भिन्न रूप में कैसे दिखाते हैं? एक सहस्त्रांश को भिन्न रूप में कैसे दिखाते हैं? और एक 10 सहस्त्रांश को कैसे दिखाएंगे? वेरी फाइन, कितना बात समझ गए? समझ गए जी?
तो फिर से मैं पूछूंगा, कितने दशांश मिलकर के एक इकाई बनाते हैं? 10 दशांश मिलकर एक इकाई। एक दशांश बराबर कितने इकाई? एक दशांश बराबर कितने इकाई? एक इकाई। एक इकाई। एक दशांश बराबर एक दशांश बराबर कितने इकाई? 1/10। एक दशांश बराबर कितने इकाई? हाँ, क्योंकि हर कोई इकाई से तुलना किया गया ना है। अच्छा, एक शतांश बराबर कितने इकाई? बोलो, एक शतांश बराबर कितने इकाई? 1/100। ठीक है। एक सहस्त्रांश बराबर कितने इकाई? एक दस सहस्त्रांश बराबर कितने इकाई? एक दहाई बराबर कितने इकाई? 10 इकाई। एक सैकड़ा बराबर कितने इकाई? 1000 बराबर कितने इकाई? सबको इकाई से तुलना किया गया है। या तो इकाई का गुना होगा, इकाई का भाग होगा। ये समझ गए ना? अब एक मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं, जिस ओर हमारा इशारा है। आप फिर से आप बोल दीजिए, कितने दशांश मिलकर के यानी कितने 1/10 1 के बराबर होते हैं? 10। यानी कि 10 गुने 1/10 बराबर 1। चलिए 6 केले को अब हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, राइट? तो हम 6 केले को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हम लोग पिक्चर अगर देखेंगे तो 6 अगर वस्तु हो और 4 पैकेट में बराबर बराबर इसको बांटा जाना हो, राइट है ना? ये देखते जी। यस सर। तो प्रत्येक पैकेट में पहले पूरा पूरा कितना बांटा जा सकता है? बोलो तो। 4। एक और एक। अब कितना बचा? 2। अब 2 का तो पूरा पूरा बंटवारा होगा नहीं जी, मामला फंस गया। उसको चाकू चलाना होगा ना, यस सर। काट छाट करना होगा। यस सर। और मनुष्य जो है सो कब से स्वार्थी है? तो मनुष्य इस सृष्टि में आया है तब से स्वार्थी है। मनुष्य को ज्यादा और कम का अनुभव कब से है? तो मनुष्य को ज्यादा और कम का अनुभव तब से है जब से इस सृष्टि में हम लोग आते हैं। ओके? अब यही उसके स्वार्थ और ज्यादा और कम का अनुभव उसे प्रेरित करता है कि ठीक है पूरा पूरा बढ़ गया, अब दोनों को काटो छाटो, लेकिन काटने छाटने के बाद भी जो टुकड़ा होगा वहां पर कभी क्या चाहेगा कि बराबर बराबर टुकड़ा, बराबर बराबर साइज का टुकड़ा, ऐसा वो चाहेगा ना? हाँ, उसकी स्वार्थ और ज्यादा और कम की समझ। अब देखिए उस मनुष्य को कैसे चलता है और किस ओर लिए चलता। अब इसको जरा संख्या में देखिए, यानी कि 6 में 4 से भाग देना, मतलब यह हो गया 6 हो गया भाज्य, 4 हो गया भाजक। अब देखते हैं कि 6 में 4 कितनी बार भाग की ये भी परिभाषा है कि 6 भागा 4 मैंने 6 में 4 कितनी बार निकाला जा सकता है? तो कितनी बार निकाला गया? एक बार निकाला गया। अब एक बार निकल गया तो कितना बचा? 2। अब यहां पर आज देखा जाए कि 4 में 6 से भाग कर रहे हैं, 4 में यदि 6 से भाग कर रहे हैं तो भागफल के रूप में जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको हम लोग संख्यान के रूप में प्रकट करेंगे। तो जब उसको संख्यान के रूप में प्रकट करेंगे तो हमें यह जानना होगा कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आया है, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आया है, ये सब जानेंगे हम लोग। तो 6 इकाई को 4 बराबर भागों में बांटा तो प्रत्येक वस्तु को कितना मिला? एक क्या मिला? एक इकाई। और 2 तो बच रह गया। अब 2 को तो बंटवारा होगा नहीं जी। तो हम लोग कहे कि अगर एक इकाई को अगर 10 बराबर भागों में अगर हम लोग क्या करते हैं बांट दे तो प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? एक दशांश। तो एक इकाई में कितने दशांश हो जाएंगे? कितने जाएंगे? 10वां भाग। एक इकाई में कितने दशांश होंगे? 1/10 कितने होंगे? 10 को। तो यहाँ पर 2 गो इकाई है तो 2 इकाई में कितने दशांश हो जाएंगे? 20 दशांश। अब देखो जरा, एक इकाई के बाद जो अगला बंटवारा करने जा रहे हैं उसके पहले हम डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? डॉट। और डॉट के बाद यह कह रहा है कि अब इकाई तक तो पूरा पूरा बांट दिए, अब इकाई के बाद उसके टुकड़ों का बंटवारा होना है, भिन्नों का बंटवारा होना है, भिन्नों के रूप में। तो अब यहाँ पर जो भी डॉट लगाए तो यहाँ पर 2 इकाई नहीं हो गया बल्कि कितना दशांश हो गया? 20 दशांश।
और 20 दशांश को 4 बराबर हिस्सों में दशांश के रूप में बांटा जा सकता है। तो प्रत्येक को कितना दशांश मिलेगा? 5 दशांश। 5/10 मिलेगा। तो 5 दशांश यानी दशमलव के बाद जो प्रथम अंक 5 आया है वह क्या बता रहा है? 5/10 को बता रहा है। अर्थात यहाँ 2 के बाद आपने शून्य क्यों लगाया? क्योंकि एक इकाई में कितने दशांश होते हैं? 10 दशांश। इसलिए आपके पास कितनी इकाई बची हुई रह गई थी? 2 इकाई। कुल कितने दशांश हो जाएंगे? यानी कि यहाँ पर 2 इकाई का बंटवारा न करके अब 20 दशांश का बंटवारा कर रहे हो। उनके 10 बराबर भागों में बटे हुए टुकड़ों का बंटवारा कर रहे हो। तो 20 दशांश को जब बांटे तो प्रत्येक को कितना मिला? 5 दशांश। अब पूरा पूरा बट गया कि नहीं बट गया? तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद जो प्रथम अंक 5 है वह कितना को बता रहा है? 5 दशांश। अर्थात 6 वस्तुओं को जब 4 बराबर भागों में बांटा तो 6/4 मिलता है। और 6/4 को अब हम बंटवारा सीख लिए तो पूरा बांट दिए। तो बंटवारा जो हुआ कुछ प्रत्येक चारों व्यक्ति को 4 में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पूरा एक पूरा वस्तु मिला और कुछ खंडित वस्तु मिला। तो खंडित वस्तु में कितना मिला उन्हें? 5/10 इकाई मिला। मतलब उसके 10 बराबर भागों में बांटने के बाद 5 भाग उसके पक्ष में प्रत्येक के पक्ष में गए। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर देखिए तो इसको हम लोग पढ़ते क्या है बोलो? वो 1.5। अब चलो थोड़ा सा एक और पर हम जाते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कर रहा हूं। देखो 4 को 625 से बांट रहे हैं। अब देखो 625 में क्या है? 6 सैकड़ा। क्या बोलो? 6 सैकड़ा। माने यहाँ पर 6 पॉकेट है 100 साइज वाली। फिर यहाँ पर क्या है बोलो? 2 दहाई। 10 वाली का पॉकेट है 2। और फिर क्या है? 1 वाली कितने है? 5। अब चलिए यहाँ पर यह वस्तु 3 ढेर में है। जहाँ पर सैकड़ा वाली 6 पॉकेट है, दहाई वाले कितने पॉकेट है? 2 पॉकेट है। और इकाई वाला कितना है? 5। अच्छा बताओ कि अगर अब इनको 625 जो है उनको कितने व्यक्ति के बीच बांट देना है? 4 व्यक्ति के बीच में। कितने बीच में? 4 व्यक्ति के बीच में। अब बराबर बराबर। तो पहले बताइए कि पहले कौन सा ढेर का बंटवारा होगा? सैकड़ा। बड़ा कोई भी बंटवारा चाहेगा बड़ा ढेर से। तो 6 सैकड़ा अगर है तो 6 सैकड़ा को मैं बांटू 4 जगहों पर तो क्या संभव है कि प्रत्येक को 1 सैकड़ा वाला पैकेट मिलेगा? 6 को सैकड़ा का पॉकेट है तो क्या 4 के बीच में प्रत्येक को कितना सैकड़ा वाला मिलेगा? अधिक से अधिक। तो कुल कितने सैकड़ा निकल जाएंगे? 4 सैकड़ा। तो यानी प्रत्येक को 1 सैकड़ा मिलेगा। इसलिए भागफल के सैकड़ा का स्थान पर कौन सा अंक आ गया? 1। और 4 सैकड़ा को बंटवारा किया तो आपके पास क्या होगा? 2 सैकड़ा। अब 2 सैकड़ा और अगला क्या है? 2 दहाई। तो ये 2 सैकड़ा और 2 दहाई अगर मिला देते हैं तो कुल कितने दहाई हो जाते हैं? 22 दहाई। अब यहाँ पर 22 दहाई का बंटवारा कर रहे हैं 10-10 वाला पॉकेट का। तो 22 को 10 को पॉकेट है तो 4 के बीच में तो बांटा जा सकता ना है। अब प्रत्येक को 10 वाला कितना अधिक से अधिक पॉकेट मिलेगा? 5 को। तब यहाँ पर क्या हुआ? दहाई का स्थान पर क्या मिल गया? दहाई का स्थान का बंटवारा कर रहे हैं। दहाई का भागफल का अंक है कितना बोलो तो? 20। अब 20 के बाद क्या बचा? 2। अब 2 क्या बचा यार? दहाई। और अगला अंक क्या बचा है? 5। इससे बटवा तो 2 दहाई और 5 इकाई कितने हो गए? 25 इकाई। दहाई के रूप में तो बांट दिया, इकाई के रूप में बांटना होगा। तो ये 2 दहाई में इकाई बदल दिया। 25 इकाई को अगर 4 जगह बांटेंगे तो इकाई के रूप में कितना पूरा पूरा बांटा जा सकता है? 6। तो ये इकाई का स्थान पर क्या हो गया? 6। और कितना हो गया? 24। और कितना बच गया? 1। अब 1 इकाई का बंटवारा तो नहीं होगी।
तो हम क्या करेंगे, एक इकाई को 10 बराबर भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग को एक दशांश बोलेंगे। तो मुझे बताइए कि एक इकाई कितने दशांशों से मिलकर बनी है? क्योंकि एक इकाई को अब दशांशों शतांशों के रूप में बांटने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डॉट लगाया और डॉट लगाने के बाद एक जीरो लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो एक इकाइयाँ बची थी, यहाँ पर जो दहाइयाँ बचती है, जब सैकड़ा बचते हैं तो दहाई के रूप में बांटते हैं, दहाइयाँ बचती है तो इकाई के रूप में बांटते हैं, और इकाइयाँ जब बढ़ती है तो अब कैसे बांटेंगे? दशांश के रूप में। तो यहाँ पर जब भी डॉट लगाए तो एक शून्य दिए, यह शून्य क्या बता रहा है कि यहाँ एक इकाई था, अब उसका बंटवारा दशांश के रूप में करेंगे, इसलिए एक इकाई में कितने हो गए? 10 दशांश। 5 होते तो कितने होते हैं? 50 दशांश। 6 होते तो कितने होते हैं? या अब 10 दशांश को दशांश करके 4 जगहों में बांटा जा सकता है, तो कितना दशांशों को बांटा जा सकता है? तो कुल कितने दशांश निकलेंगे? तो यहाँ पर 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो यहाँ पर अब कितने दशांश बच गए? 6 बंटवारा नहीं हुआ, अब 2 दशांश जो यहाँ पर बच गए, अब इसको दशांश के रूप में नहीं बंटवारा हुआ, तो दशांश के नेक्स्ट वाला स्थान कौन होता है? तो 2 दशांश में कितने शतांश? 2 दशांश में, 1 दशांश में कितने शतांश? 10 शतांश। तो दो दशांश में कितने शतांश? 20 शतांश। ये 20 शतांश है, यहाँ पर क्या है? 20 शतांश। जीरो लगाया। अब 20 शतांशों को बंटवारा करेंगे हम 4 जगहों पर, तो 20 शतांशों को 4 जगहों पर बंटवारा करने के बाद जो मुझे भागफल प्राप्त होगा वह शतांशांक होगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 4 पचे 20। अब तो कुछ नहीं बटा, नहीं सर, पूरा पूरा और टुकड़ा टुकड़ा में बांट लिए ना। यस सर। तो हमें 625 में, जब 625 में 4 से भाग करते हैं तो हमें 625 बटा 4 भिन्न के रूप में लिखते हैं, और जब 625 और भिन्न के रूप में लिखना हमें बंटवारा जब करते हैं तो प्रत्येक को भागफल के रूप में यहाँ पर जो संख्या मिली है, यह कौन सा संख्या है? 156.25। एक बात ध्यान देंगे, दशमलव रूप में लिखी हुई संख्या को दशमलव के बाद जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग अंकों को बोलना होगा, एक साथ नहीं बोलना होगा ना। इधर तो नियम है पढ़ने का 3 अंक 2-2 अंक, इंटरनेशनल में 3-3 अंक के बाद जिसको हम लोग पढ़ेंगे 156.25, यानी कि प्रत्येक को कितना मिला? 1 सैकड़ा मिला, कितना मिला बोलो? 1 सैकड़ा, 5 दहाई मिला, 6 इकाई मिला, और 2 दशांश, 2/10 इकाई बोलेंगे ना। यस सर। और क्या बोलेंगे? 5/100 इकाई मिला, है ना। या 2 इकाई को बोलेंगे कि 1 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई, और भाषा में बोलेंगे 2 दशांश, क्या बोलेंगे हम लोग? और 5 शतांश। यस सर। तो आज की सदन में हमारी यात्रा यहाँ से हुई थी कि भिन्नों को हम 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भाग संक्रिया करने के बाद भागफल के रूप में प्राप्त संख्या को देखेंगे। फिर हमने यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच भाग किए, जैसे 625 वस्तुओं को जब 4 व्यक्तियों के बीच में बांटने की नौबत आती होगी तो पूरा तो बंटवारा वो कर लेता होगा, लेकिन पूरा के बाद जो वस्तु बचती होगी वहां पर क्या होगा? भिन्न के रूप में वह बंटवारा करता होगा। उसके पहले हम लोग संख्या पद, हमारा जो नंबर सिस्टम के स्थान में जो पैटर्न है उसको स्टडी किया कि व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हर स्थान जो कमिंग स्थान होता है पहले वाला स्थान का 10 टाइम बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार हम जब पीछे की ओर चलते हैं तो आने वाला स्थान पूर्व के स्थान का क्या होता है? 1/2 स्थान शिफ्ट किया तो कितना होगा? 1/100 गुना घट गया। 3 स्थान शिफ्ट किया तो 1/1000, 4 स्थान को 1/10। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इकाई की अगर आगे की ओर अगर ऐसा संभव है तो वह उसका 10वां भाग होगा, आगे भी संभव है जो कि संभव भी है तो 10वां भाग होगा। तो इन चीजों का झलक इस बंटवारा में देखा। जब इकाइयां बच गई, अब पूरी इकाइयां अब बट नहीं सकती है, तो आगे उसको हम लोग दशांश में, शतांश में बंटवारा करके हमने देखा। तो देखा अब भागफल के रूप में संख्या यहाँ पर पाया। तो अब यहाँ पर फाइनली हम कर रहे हैं तो 625/4 को हम क्या लिखेंगे? 156.25। तो ये अभी भिन्न है। अब भिन्न को जब हम इस रूप में लिखते हैं तो इस रूप में प्रकट भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव। ओके, तब जब हम इस भिन्न को जब इस रूप में लिखते हैं, इस भिन्न को मतलब इन 2 संख्याओं के बीच बंटवारा करने पर
भागफल के रूप में यह जो संख्या प्राप्त होती है, इसी संख्या को कहते हैं दशमलव। तो कोई भी भिन्न को दशमलव रूप में प्रकट करते हैं तो वह दशमलव भिन्न, यानी कि भिन्नों को विशेष रूप से यहाँ पर एक अलग तरीके से भिन्नों को दिखाया गया है। अर्थात यहाँ पर भिन्नों को अंश और हरों के बीच भागफल के रूप में दिखाया गया है। तो जब इन अंश और हर के बीच भागफल करके इस तरह से हम संख्याओं को दिखाते हैं, जहां पर उसमें पूरा पूरा बंटवारा कर देते हैं, कुछ भी बचता नहीं है, वहां कोई शेष रहता नहीं है, तब इस रूप में लिखी गई संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, एक और उदाहरण मैं लेता हूं तो फिर आप समझ जाएंगे। एक और उदाहरण मैं लेता हूं, देखो 6 बटा यानी कि 65 को यदि 6 बराबर भागों में बांटना है तो कौन सा भिन्न हमें मिलेगा? 65 बटा 6। और 65 बटा 6 में हम लोग बंटवारा करते हैं तो यह 6 65 के मतलब क्या हो गया? 6 दहाई और 5 दहाई। अब दहाई का बंटवारा करेंगे तो 6 दहाई या 6 को बीच में बांटना है तो 10-10 करके बांटा जा सकता है। प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1 क्या मिलेगा? 1 10 110 लिख दिए। इस प्रकार 10 का बंटवारा हो गया तो ये तो 10 वाला तो बट गया। अब किसका बांटना रह गया? 5। तो हम लोग 5 को यहाँ पे उतार दिए ना जी। 0.5 का मतलब क्या हो गया? 5। अब देखिए 5 1 को 6 जगह में 1-1 करके बांटा, तब तो उसको अब तो दशांश के रूप में बांटना होगा ना। यहाँ पर मैंने डॉट लगाया। अब 5 इकाई में कितने दशांश हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर 50 दशांश हो गए, शून्य को हटा दिए, कंप्लीट कर सकता है, यानी कि 5 इकाई अब 50 दशांश हो गया। अब 50 दशांश को 6 व्यक्तियों के बीच बांटेंगे तो दशांश के रूप में तो प्रत्येक को कितना कितना दशांश मिलेंगे? बराबर कितना? 8 दशांश। अब इस तरह से 48 दशांश निकल गए तो आपके पास 2 दशांश बचा रह गया। अब चूंकि एक दशांश में कितने शतांश होते हैं? 10 शतांश। तो 2 दशांश में कितने शतांश होंगे? यहाँ पर 20 शतांश है, शतांश के बंटवारा करेंगे, इसलिए जो संख्या प्राप्त होगा, जो यहाँ पर होगा वो शतांश के स्थान पर लिखा जाएगा। तो 20 शतांश को 6 जगहों पर बांटेंगे तो कितना है बोलो? और इस तरह से 18 शतांश निकल गया ना जी। 2 शतांश हो गया और 2 शतांश हो गया तो उसमें कितने सहस्त्रांश होंगे? 20 होंगे। अब फिर लगे 36 18 सहस्त्रांश बढ़ गया तो फिर क्या हो गए? 30 सहस्त्रांश। 36 18 और 2 होगा ना। इसी प्रकार फिर क्या होगा? 20 36 18। इस तरह से आप बांटते जाओगे तो कभी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। तब यहाँ पर 65 बटा 6 को जब भागफल के रूप में इस रूप में दिखाते हैं तो इस रूप में प्राप्त संख्या को हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। आज के सदन इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं, जहां पर हमारी प्रयास रहा दशमलव के वास्तविक रूप से दर्शन कराना। अगली कक्षाओं में इसके बारे में, संक्रिया के बारे में और इसके उपयोगिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।